हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। रचनात्मक मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये पूछ लेगा अगर हम आपको रचनात्मक मूल्यांकन बता रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता इसको और किन नामों से जानते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये दोनों ही एक है। अगर रचनात्मक मूल्यांकन देगा तब भी ये लिखेंगे, संरचनात्मक मूल्यांकन देगा तब भी यही लिखेंगे, दोनों इसी के नाम हैं। आइए देख लेते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षा में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे कौन लेके आया है, इसके बारे में। तो माइकल स्क्रीवेन ने संरचनात्मक मूल्यांकन का प्रत्यय सन 1967 में दिया। सन 1968 में बेंजामिन ब्लूम ने अपनी पुस्तक लर्निंग फॉर मास्टरी में इसके बारे में बताया कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सुधारने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी शब्द फॉर्मेटिव का अर्थ संरचनात्मक तथा आरंभिकता दोनों से लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइकल स्टीवेंस ने इसका प्रत्यय दिया था, लेकिन आपका बेंजामिन ब्लूम ने अपनी पुस्तक में इसके बारे में विस्तृत वर्णन दिया है कि इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में क्यों, कब और कैसे करना है। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को और अच्छा बनाने के लिए, छात्रों को सुधार के लिए ये एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसका तात्पर्य ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि से है जिसके आधार पर सुधार करना संभव हो सकता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की गुणवत्ता, उपयोगिता का आकलन करके उसे प्रभावशाली बना सकता है। इसमें आपका ये होता है कि शैक्षिक कार्यक्रम कैसे हैं, उनकी शिक्षण विधियां कैसी हैं, पाठ्यक्रम कैसा है, क्या वह छात्रों के अनुकूल है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसे छात्रों के अनुकूल कैसे बनाया जाए, इस सब पे विचार किया जाता है। प्लस ये शिक्षकों के लिए ये मूल्यांकन बहुत प्रभावी होता है। इससे शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों का जो प्रयोग कर रहा है वो छात्रों के लिए कितना उपयोगी है, इसके बारे में शिक्षक अच्छे से जान जाता है। और अगर उसे लग रहा है ये शिक्षण विधि छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है तो वो दूसरे शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। तो ये है आप रचनात्मक मूल्यांकन। आइए अब संरचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं पे देख लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं। पॉइंट में है पहला, यह छात्रों के स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी प्रदान करता है। इसमें बालक खुद ही से सीखना चाहता है और सक्रिय रहता है। जब बालक सक्रिय रहेगा तभी अच्छे से सीख पाएगा। तो जब उनके मन मुताबिक पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण विधियां होंगी, तो नेचुरल है छात्र सक्रिय होकर सीखने में अपनी भागीदारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों की प्रतिक्रिया के बाद उनके काम को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। यह पहले छात्रों की प्रतिक्रिया को देखता है कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। अगर प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो उसे उसी तरह रहने देती है, लेकिन अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक है तो ये उसे सुधारने में मदद करती है। मेन काम यही है कि बालक की रुचियों के अकॉर्डिंग उनको पाठ्यक्रम मुहैया कराती है और फिर उनका मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैसे और क्या पढ़ाना है, यह तय करने के लिए सीखने की विभिन्न शैलियों का समावेश किया जाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां ये सब निर्धारित की जाती है बालकों को देखते हुए। तो कैसे बालकों को पढ़ाना है, किन शिक्षण विधियों से पढ़ाना है, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये कब, क्या, कैसे का निर्धारण करती है, ताकि उनके माध्यम से ये बालकों का पूर्णतः विकास हो सके। संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है, ये भी पॉइंट में है। ये पहला है, अध्यापकों को इसके द्वारा पृष्ठ पोषण प्रदान करना। हम अर्थ में ही आपको बता चुके हैं कि अध्यापक जो पढ़ाता है वो बालकों से प्रश्न करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना मूल्यांकन करता है कि हाँ, जो शिक्षण विधियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने में वो बालकों के लिए सही है कि नहीं। तो ये फीडबैक, पृष्ठ पोषण
को फीडबैक कहते हैं। ये पृष्ठपोषण प्रदान करने में हेल्प करता है अध्यापकों को। नहीं ना कि अध्यापक पढ़ाता चला जा रहा है, वो टाइम पे ये देखता है कि जिस शिक्षण विधियों का वो प्रयोग अपने पढ़ाने में कर रहा है वो कितनी कारगर है, यानी कितना मदद कर रही है बालकों को सीखने में। अगर लग रहा है फीडबैक अच्छा आ रहा है तो वो उन्हीं शिक्षण विधियों को कंटिन्यू ले जाएगा। अगर लग रहा है फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है तो वो फिर दूसरी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देना। संरचनात्मक मूल्यांकन छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये उच्च शिक्षा के लिए ही है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों पे ही अच्छे से लागू हो सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर में सुधार के तरीके बताना। ये विद्यार्थियों को ज्ञान के स्तर में किस तरह से सुधार किया जाए उनके अलग अलग तरीके बताता है, ताकि बालक अपना ज्ञानार्जन विकास अच्छे से कर सके। तो ये है आपका संरचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं और उद्देश्य। आइए अब संरचनात्मक मूल्यांकन के लाभ देख लेते हैं। पॉइंट में है, पहला पॉइंट है अध्यापक छात्रों के अर्जित ज्ञान को जान सकता है। अध्यापक ये जान सकता है कि बालक कितना ज्ञान अर्जन किया है और यह निश्चित कर सकता है कि निर्देशन में क्या परिवर्तन लाए जिससे विद्यार्थी समझकर आगे बढ़ सकें। और अध्यापक ये भी जान सकता है कि वो ऐसा क्या निर्देशन दे या ऐसे निर्देशन में क्या परिवर्तन लाए जिससे विद्यार्थी अच्छे से समझ के आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप में परीक्षा निर्माण छात्रों के लिए किया जा सकता है। ये मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत नहीं होता है या केवल सामूहिक नहीं होता है, दोनों के लिए इस मूल्यांकन का इस्तेमाल छात्रों पे किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी और अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है, इसलिए क्योंकि उसको पता रहता है कि वो क्या सीखा है, कितना सीखा है, इसीलिए वो खुद ही अभिप्रेरित होता है कि ज्ञान हासिल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी जीवन संबंधित कौशल सीखता है। वो जीवन संबंधित कौशल क्या है? स्वमूल्यांकन। छात्र खुद का मूल्यांकन करता है कि वो कितना ज्ञान हासिल किया है और कितना नहीं। स्व आकलन, वो खुद का आकलन करता है कि क्या वो सक्षम है उस कार्य को करने के लिए या उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि नहीं। दूसरा कोई आकलन नहीं करता है या दूसरा कोई मूल्यांकन नहीं करता है, खुद विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करता है। लक्ष्यों को निर्धारित करना आदि, छात्र अपने लक्ष्य निर्धारित करता है कि ये मेरा लक्ष्य है, इस वजह से हम ये ज्ञान हासिल कर रहे हैं। तो अब गुण हो गया तो नेचुरली उसमें दोष भी होंगे। दोष क्या है आइए वो देख लेते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन के दोष। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसमें व्यक्तित्व के किसी एक या दो पक्ष का ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं, सभी का नहीं। तो ये भी दोष है क्योंकि अलग अलग पक्षों के लिए अलग अलग मूल्यांकन करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। नेक्स्ट है छात्र की विचार शक्ति का मूल्यांकन करना सरल नहीं है। छात्र के विचार बहुत ही चंचल होते हैं, बदलते रहते हैं, तो विचारों का मूल्यांकन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कभी कोई विचार और कभी कोई विचार छात्रों के मन में आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर के मूल्यांकन द्वारा ही छात्र के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रारंभिक स्तर के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते हैं कि छात्र का भविष्य ऐसा होगा या छात्र भविष्य में ये बन सकता है, इसलिए ये भविष्यवाणी करना भी गलत है। नेक्स्ट है इसका क्षेत्र संकुचित है। हम आपको बता चुके हैं ये कुछ ही क्षेत्रों में अपना काम करता है, इसलिए इसका क्षेत्र संकुचित है। नेक्स्ट है इस विधि के आधार पर छात्रों के विषय में ठोस निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है। इस विधि के द्वारा हम छात्रों को कुछ खास पॉइंट में नहीं कह सकते हैं, यानी ठोस निर्णय नहीं ले सकते हैं कि छात्र इसी टाइप का है या यही चीज़ उसके लिए सही है, तो ये दोष है। तो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन के ये गुण है, ये दोष है। अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।